पहले इसकी हिंदी पढ़ते हैं और उसके बाद में इंग्लिश समझा दूँगा। एक बात तो पक्की है कि ये जो पानी है ना पूरे पृथ्वी पे है, धरती पे भी है। धरती के सरफेस के ऊपर तालाब के रूप में, नदी के रूप में, झरनों के रूप में, नहर के रूप में, तालाब के मतलब धरातल के ऊपर भी दिखता है। अच्छा, धरातल के नीचे भी है पानी, तभी तो ट्यूबवेल में पानी आता है। अच्छा, पानी इस वातावरण में भी है, वो कैसे पता चलेगा कि जैसे एक गिलास में बर्फ़ भर दो, उसके बाहर की तरफ है ना बूंद जम जाती हैं। वो बूंद कहाँ से आई कि इस एटमॉस्फेयर में पानी बारीक कणों के रूप में, वाष्प के रूप में, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के रूप में वो बह रहा है, दिख रहा नहीं है, लेकिन वो जैसे ही वो बर्फ़ उसको ठंडी करती है वो जम जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, गर्मियों के अंदर जब कभी आप जाते हैं किसी सड़क के ऊपर से, तो लगभग 200-300 मीटर आगे तुम्हें ऐसी भाप सी उठती हुई नज़र आती है। वो वास्तव में नीचे से वो पानी ऊपर उठ रहा है। भाई बादल जो बनते हैं ना, तो वो नीचे से उठी हुई जो वाष्प है, भाप है, वही ऊपर जाके संघनित हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो पानी धरती के ऊपर भी है, धरती के नीचे भी है, इस वायुमंडल में भी है और आकाश में भी है। इस पाठ में बताया गया है कि वायुमंडल में जो जल है ना वो किस किस रूप में रहता है। यह अध्याय वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, आर्द्रता, वाष्पीकरण, संघनन, बादलों के प्रकार, वर्षा तथा विश्व में वर्षा के वितरण को समझाता है। वायुमंडल में जल मौसम और जलवायु का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जल वायुमंडल में 3 रूपों में पाया जाता है: गैसीय जलवाष्प, द्रव जल की बूंदें, ठोस बर्फ। वायुमंडल की नमी मुख्यतः समुद्रों, नदियों, झीलों आदि से वाष्पीकरण तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों और स्थलमंडलों के बीच जल का निरंतर आदान प्रदान होता है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। एक बात बताऊं तुम्हें, पानी स्थिर नहीं है, भाग रहा है, 24 घंटे भाग रहा है। समझाऊं कैसे? धरती के ऊपर जो पानी नजर आता है, मान लो समुद्र का, उस पे गिर रही है क्या? धूप। उस धूप से वो जलवाष्प गर्म होती है और वो आकाश में चली जाती है, तो मूवमेंट हो रहा है। आकाश में बनते हैं इससे बादल, और बादल दोबारा धरती पे पानी पटकते हैं। वही नदी, झीलों, झरनों से बहता हुआ फिर समुद्र में चला जाता है। तो पानी एक चक्र की तरह घूम रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो धरती से पानी सोखती हैं, और उस पानी से पानी जाता है तनों के अंदर से। छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, केशिकाएं होती हैं, जिसको जाइलम फ्लोएम बोलते हैं। उनसे पानी जाता है पत्तियों में। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, और क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर। उससे ना उनका भोजन बनता है, ये तो अलग विषय है। अच्छा, उसके बाद पता है क्या होता है कि पौधे उन पत्तियों के माध्यम से बहुत कम मात्रा में पानी को छोड़ते रहते हैं। एक सिद्धांत होता है, नियम होता है, कोई भी चीज़ यदि पानी छोड़ती है ना तो वो ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी। जैसे मटका होता है, मटके का पानी ठंडा इसीलिए होता है कि मटका का जो आवरण होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों में से पानी बाहर निकलता है वाष्प बन के, और जैसे कोई चीज़ भाप बन के उठेगी ना तो उसको ठंडा कर देगी। इसलिए मटका क्या होता है? ठंडा होता है, पानी उठता है उसमें से। यदि हम सीमेंटेड मटका बना देना, उसके अंदर बिल्कुल भी छेद नहीं हो, नाम मात्र का, उसमें पानी ठंडा नहीं होगा। क्यों? पानी बाहर वाष्प बन के नहीं उठेगा। बाहर कैसे उड़ता है वो पानी? कैसे? बाहर कैसे उड़ता है पानी? ऐसे उड़ता है। बंद रहता है ना। तुम्हें मटका नजर आता है कि भाई बिल्कुल पैक है, एक बूंद भी बाहर नहीं आ रही। सही बात है ना? छेद थोड़ी है, छेद तो नहीं ना उसमें। इतने बारीक छेद होते हैं कि वो निकलता हुआ जो बारीक पानी है वाष्प रूप में, वो दिखता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही। हमारे शरीर में कहीं छेद नज़र नहीं आ रहे, देखो, लेकिन जब पसीना आता है वो कहाँ से आ जाता है? बहुत बारीक छेदों से आता है। वैसे देखें तो कोई नज़र नहीं आएगा, पसीना फिर कहाँ से आ जाता है?
ऐसे ही मटका भी एक तरीके से क्या आता है, उसका पसीना आता है, सामान। अच्छा, ये वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधों जो पत्तियाँ होती है ना, उनको पीछे पलटो, पत्तियों के पीछे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। उनमें से धीरे धीरे वाष्प रूप में, भाप रूप में पानी निकलता है। जैसे ही पानी निकलेगा और आकाश में जाएगा तो वो पत्तियों को, आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा कर देगा। इसलिए अक्सर गर्मी में आदमी पेड़ के नीचे बैठता है, न कि किसी लोहे की टीन के नीचे। बस छाया तो टीन भी करती है और छाया पेड़ भी करता है, लेकिन उसमें वो पत्ती, वो क्या होता है, हवा निकलती रहती है, इस कारण से ठंडा होता है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि वाटर साइकिल किससे कहते हैं? तो सिंपली बोलोगे कि पानी समुद्र से भाप बन के आकाश में जाता है, आकाश से बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, फिर दोबारा वो पानी नदी झरनों के थ्रू समुद्र में चला जाता है। पानी ऐसे गोल चक्कर में घूमता रहता है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं ह्यूमिडिटी किससे कहते हैं? इसको बोलते हैं आर्द्रता। सिंपल भाषा में इसको मैं बताऊं, उमस। अभी मैं ऐसे बोलूं कि उमस है कि नहीं, तो तुम बोलोगे नहीं है, लेकिन जैसे ये जून जुलाई का मौसम आएगा ना, उस समय उमस हो जाती है। कई बार कहते हैं यार हवा ही नहीं चल रही, उमस हो रही है, जीव उठ रहा है। उमस क्या होती है? पानी की मात्रा जब इस वायुमंडल में बढ़ जाती है तो उमस कहते हैं। ये जून जुलाई में क्यों बढ़ती है? बरसात होती है, वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे भयंकर सूरज जून जुलाई में चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है सूरज। इस कारण से उसको हम उमस कहते हैं, वायुमंडल की गर्मी को। उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। बरसात में कपड़े देरी से सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। बरसात में वायु में नमी होती है, उस नमी को उमस कहते हैं, उसी नमी को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखो, एनवायरनमेंट में तो 24 घंटे 12 महीने नमी होती है, लेकिन बरसात और गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है नमी, तो अभी भी। तो ह्यूमिडिटी जो है ये एक आवश्यक तत्व है पर्यावरण का, ये ह्यूमिडिटी होती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे मापने के कई तरीके हैं। निरक्षेप आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कोई किसी निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। यह स्थान और तापमान के अनुसार बदलती रहती है। मतलब क्या निकला? जैसे आपने किसी जगह की 1 किलो वायु इकट्ठी की, उस 1 लीटर वायु में कितनी नमी है, कितना पानी है, वो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती। दूसरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी तापमान पर वायु में उपस्थित वास्तविक जलवाष्प की मात्रा और उस तापमान पर वायु की अधिकतम धारण क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तापमान बढ़ने पर वायु की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए सापेक्ष आर्द्रता बदलती रहती है। महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता अधिक तथा महाद्वीपों के अंदर कम होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता किससे कहते हैं? कि जलवाष्प की मात्रा जितनी है उसको ऊपर लिखो और बटे में या डिवाइड में क्या कर दो कि वो वायु मैक्सिमम कितना पानी स्टोर कर सकती है। मतलब वास्तविक मात्रा और नीचे मैक्सिमम मात्रा जो उस वायुमंडल में पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर आयतन में वो वायु धारण कर सकती है। इन दोनों के अनुपात को, इस रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। संतृप्त वायु क्या होती है? सैचुरेटेड एयर। जब वायु अपने अधिकतम जलवाष्प धारण क्षमता तक पहुंच जाती है तो संतृप्त कहलाती है।
उस तापमान को जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है ओसांग ड्यू पॉइंट कहते हैं। बताऊं, ओस पड़ती है ना, ओस क्या कहती है कि अब वायु में जल धारण करने की क्षमता नहीं है, अब वायु में जल धारण क्षमता नहीं है, इसलिए तो पानी टप टप पड़ रहा है। ध्यान दे बालक, वायु में पानी स्टोर करने की एक लिमिट तक क्षमता है, वो क्षमता मैक्सिमम जब हो जाती है तो पानी टप टप पकड़ने लगता है। देख, ऊपर ये जल वाष्प जाती है, स्टोर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। जैसे ही एक लिमिट तक वो पानी को रोक लेता है वायुमंडल, वो लिमिट क्रॉस होते ही पानी का वजन ज़्यादा हो जाता है, धड़ाम से पानी नीचे गिरता है, उसको हम बरसात कहते हैं। वो तो बरसात की कहानी है। ऐसे ही धरती के धरातल के पास जो वायु है उसमें जल धारण करने की क्षमता होती है, वो जल धारण करती रहती। जब जल जो है ना एक लिमिट के ऊपर आ जाता है, अब धारण नहीं हो सकता, तो वो जल धरती पे जमने लगता है, उसको हम ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस। वाष्पीकरण एवोपोरेशन क्या होता है? ड्यू, इंग्लिश में ड्यू। क्या कह रहा है? वो कैसे होती है? ड्यू कैसे बनती है? ओस को ही इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। पानी वायुमंडल में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो जब तक ये वायुमंडल उसको स्टोर कर सकता है तब तक ओस नहीं पड़ती। एक लिमिट के बाहर जब पानी हो जाता है वायुमंडल में ज़्यादा, तो वो ही पानी धीरे धीरे प्रकृति में बैठने लगता है, उसको हम ओस कहते हैं। धुंध होती है ना, वो दूसरे कारण से होती है। धुंध का कंसेप्ट पता है क्या होता है? धुंध का कंसेप्ट ये होता है कि छोटे छोटे जलवाष्प के टुकड़े जब धरती के ऊपर आते हैं और टेम्परेचर में मिसमैच हो जाता है, तो वो जो जलवाष्प है वो सफ़ेद कलर की हो जाती है, इसको हम धुंध कहते हैं। धुंध वास्तव में जलवाष्प के टुकड़े होते हैं, टेम्परेचर के मिसमैच होते ही वो जलवाष्प के टुकड़े सफ़ेद कलर के दिखने लग जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? धुंध होते हैं। अच्छा, कभी भी ध्यान देना, धुंध के अंदर आदमी कोई मोटरसाइकिल चला के आ रहा है तो धुंध बैठ जाती है बिल्कुल, और ऐसे करते तो ऐसा फील होता है जिसको बारीक, बिल्कुल बारीक बर्फ जैसे। वाष्पीकरण एवोपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका मुख्य कारण ताप है। क्या है? ताप। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना प्रारंभ करता है उस वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा कहते हैं संबंधित माना जाता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तेज हवा, कम आर्द्रता और अधिक तापमान वाष्पीकरण को बढ़ाते हैं। दोबारा सुनो। देख, ध्यान दे। वाष्पीकरण में वाष्प शब्द पे ध्यान दे। वाष्प क्या होता है? वाष्प को दूसरी देसी भाषा में बोलेंगे भाप। क्या बोलेंगे? भाप। तुम पानी उबालो तो भी भाप बनती है। इसका एग्जाम्पल ये है, प्रमाण, कि चाय वगैरह उसको ढक दिया कि भाई ठंडी नहीं हो जाए, ताकि 5 मिनट बाद कोई आदमी आ रहा है उसको पी ले। जैसे ही उस ढक्कन को उगाड़ेंगे तो उसमें क्या नज़र आता है? बूंदे। वो पानी की बूंद कहाँ से आई? भाप उड़ती है ना, तो अपने साथ बूंदे लेके जाती है पानी, और वो बूंद टकराएगी किसके? उस ढक्कन के पात्र के, ढक्कन के टकराएगी। ढक्कन होता है ठंडा, क्योंकि वह ऊपर होती है वायु, नीचे होती है गर्मी, तो वो वाष्प ऊपर जा जाके वो ठंडी होती रहती है। ठंडी होते ही भाप पानी बन जाता है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ
कि ये जो सूरज है ये प्रकृति पे गिर रहा है, इसकी रोशनी धरती पे गिरेगा तो भी पानी खींच रहा है ये। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा, यहाँ से भी पानी खींच रहा है। तुम कहोगे सर ये तो सीमेंट है, सीमेंट में से कैसे खींचेगा? नहीं खींच पाएगा, लेकिन इतना सा भी छिद्र इसको मिल जाता है ना, उसमें से खींच लेता है। जैसे आप एक मटका भर के रख दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, 6 महीने तक मटका भरा ही रहेगा क्या? सूख जाएगा वो। कहाँ से आया पानी? दिखता तो नहीं है वो, पानी टपकता हो नहीं दिखता, फिर भी चला जाता है। ऐसे धरती के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो वो पानी ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इतना पानी ऊपर चला जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र की सतह पे सूरज की रोशनी पड़ी, ऊपर की परत को वो क्या कर देता है? गर्म, उसको उठा के वो आकाश में ले जाता है। इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। एक और बात बताता है, तेज हवा चलती है ना तो वाष्पीकरण तेज होता है। कैसे? कपड़े तुमने सुखा दिए यदि तेज हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे कि तेज धीरे? जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब बहती हुई हवा उन पानी के बूंदों को जल्दी ले जाती है। कम आर्द्रता, कपड़े सुखा दिए और नमी कम है एनवायरनमेंट में, जल्दी सूखेंगे कि देर से सूखेंगे? जल्दी सूखेंगे। और तापमान ज़्यादा पड़ रहा है तो भी ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। तो गर्मियों में आकाश में पानी ज़्यादा जाता है, सर्दियों में कम जाता है। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। जब जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव या ठोस रूप में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं। यह प्रक्रिया ऊष्मा के ह्रास के कारण होती है। जब वायु का तापमान औसांग तक गिर जाता है तो अतिरिक्त जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों या हिमकणों में बदल जाती है। संघनन के लिए धूल, धुआं और नमक के कण नाभिक का कार्य करते हैं। बताओ, ये जो भाप जो आकाश में गई तो आकाश में टेम्परेचर कम है। धरती पे जो टेम्परेचर है और आकाश का जो टेम्परेचर है, तो बताओ कौन सा टेम्परेचर कम है? आकाश का टेम्परेचर कम है। क्यों कम है भाई? पहाड़ों की जो चोटियां होती है ना, वो जमी रहती है बर्फ से, क्योंकि जो जो हम जाएंगे कहाँ पे? ऊंचाई पे, तो उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो उसी को संघनन कहते हैं, पानी ऊपर जाके जम जाना और बादल बन जाना। संघनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, पहला है तापमान में कमी। टेम्परेचर कम होता है तो बादल जल्दी बढ़ते हैं, और बरसात के दिनों में टेम्परेचर वैसे कम रहता है। वायु का संतृप्त होना, पानी की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में तो बादल जल्दी बढ़ेंगे। संघनन नाभिक की उपस्थिति, मतलब धूल के कण वगैरह ज़्यादा होते हैं तो बादल जल्दी बढ़ते हैं। संघनन के रूप, कंडेंसेशन के फॉर्म। संघनन के बाद नमी विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। कैसे? ओस, ड्यू। जब जलवाष्प ठंडी सतहों, घास, पत्तियां, पत्थर आदि पर जल की बूंदों के रूप में जम जाती है और तापमान 0 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो जो ओस कहते हैं। बताया ना? टेम्परेचर कम हो जाए और जो भाप है, भाप पत्तियों के ऊपर आ जाए तो उस भाप को जमा देगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। वायुमंडल की वायु ही होती है, वो जलवाष्प ही होती है, लेकिन कम टेम्परेचर के कारण जम जाती है। पाला क्या होता है? फ्रॉस्ट। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो जलवाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टलों के रूप में जम जाती से पाला कहते हैं। तो ध्यान दे, वायुमंडल में पानी है तो जब तक ठीक ठाक टेम्परेचर है तो उसको हम जलवाष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलवाष्प, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। और टेम्परेचर कम हुआ तो वो जो भाप है ना वो पानी बन जाए, इसको हम ओस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओस। और भी टेम्परेचर कम हो गया ना तो वही ओस है ना वो बर्फ बन जाएगी, उसको हम पाला बोलते हैं। कई बार कहते हैं ना सरसों को पाला खा गया, पाला मार गया। मतलब क्या हुआ? रात को इतनी भयंकर ठंड पड़ी कि सरसों पे पहले तो जमी ओस, ओस से कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ओस क्या है? कम टेम्परेचर में जम गई। मैंने खुद देखा है राजस्थान के गाँव में ही पत्तियों के ऊपर पानी को मैंने बर्फ के रूप में जमा हुआ देखा है। ऐसे बर्फ की ऐसे छोटी छोटी कातली सी मैंने फोड़ी है। तुमने देखा है लाइफ में? अपने राजस्थान के अंदर
पर जम्मू कश्मीर वगैरह में तो बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, मानने की बात है। अपने ही राजस्थान में चूरू जैसे इलाके में, मैं चूरू का ही हूँ, चूरू जैसे इलाके में पत्तियाँ जो है ना उन पर रात को पड़ती है ओस। टेम्परेचर 0 से जब नीचे हो जाता है तो वही ओस बन जाती है बर्फ़। लेकिन बर्फ़ वो ऐसी नहीं होती कि उसको हाथ में ले लो और उसको टुकड़े कर दो, नहीं, बर्फ़ की छोटी बारीक परत सी होती है, बिल्कुल बारीक परत। इसको हम पाला कहते हैं। कोहरा फॉग क्या होता है, और धुंध मिस्ट, जब वायु में उपस्थित जलवाष्प अचानक ठंडी होकर धरातल के निकट सूक्ष्म कणों के रूप में जम जाती है तो कोहरा बनता है। भाप जमती है। कोहरा वास्तव में धरातल के समीप स्थित बादल हैं। धुंध में नमी अधिक होती है पर दृश्यता कोहरे की तुलना में थोड़ी बेहतर रहती है। जब कोहरे में धुआं मिल जाता है तो इसे स्मोक कहते हैं। कुल मिला के सारी कहानी का एक निष्कर्ष है, पानी अपने रूप बदल रहा है। पानी का टेम्परेचर यदि 2-4 डिग्री से लेकर, बादल क्या होते हैं, ऊंचाई पर संघनन के कारण जल की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के क्रिस्टलों का समूह बादल कहलाता है। बादल विभिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों में बनते हैं। यही पानी जब आकाश में जम जाता है उसको बादल कहते हैं। यही पानी जब धरातल पे आके जम जाता है इसको ओस कहते हैं। यही पानी जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। यही पानी जब आकाश की पर्वतों की चोटियों में जम जाता है इसको हम हिमनदी कहते हैं। पानी रूप पलट रहा है जगह, हर जगह H2O। बादलों के प्रकार, ऊंचाई और संरचना के आधार पर बादलों को 4 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। सिरस, पहला जो बादल है वो कौन सा है, सिरस। 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। पतले, रेशेदार और सफ़ेद रंग के होते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, अपने पूर्वज है ना पहले बादलों को देख के बता देते थे कि ये पानी के बादल है कि बिना पानी के। और गौर करना, बादल तो आकाश में अभी भी हैं, बिना बादल कभी आकाश रहता ही नहीं, दिखते नहीं है। बरसात के दिनों में थोड़े नीचे आ जाते हैं, दिखने लगते हैं। और पहाड़ी जो इलाके होते हैं ना तो वहाँ हवा टकरा के वहीं बादल बन जाते हैं। तो पहाड़ों में तो बादल ही टच होते रहते हैं उनके। तो पहला नंबर का जो बादल है उसको बताया सिरस, 8000 से 12000 की मीटर पे है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे जो बादल बनते हैं ना वो कैसे होंगे, पतले, रेशेदार और सफ़ेद रंग के होते हैं, उसको सिरस बोलते हैं। दूसरा है क्यूमुलस, ये रुई जैसे दिखते हैं, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इनका आधार समतल होता है, नीचे से सपाट जगह से और ऊपर ऐसे उबड़ खाबड़ और रुई की तरह होते हैं, इनको बोलते हैं क्यूमुलस। स्ट्रेटस, ये परतदार बादल होते हैं और आकाश के बड़े भाग को ढक लेते हैं। परत होती है, उसमें लेयर्स होती है, बड़े लेवल पे छाते ही है। निम्बस, ये गहरे काले या धूसर रंग के होते हैं और वर्षा कराने वाले बादल होते हैं। आपने देखा ना बरसात के दिनों में कई बार तुमने बादलों को ढंग से उड़ते हुए देखा होगा, ये बादल जा रहे हैं, ऐसा फील किया होगा। वो काले काले रंग के बादल होते हैं और उनमें पानी भरा रहता है। तो पूर्वज हमारे इतने इंटेलिजेंट थे, जाते हुए उन बादलों को देख के बता देते थे कि बरसेंगे नहीं बरसेंगे। और बात बताऊं तुम्हें, अभी होली आने वाली है, तो मैंने हमेशा देखा है कि होली के ऊपर बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, तो होली की जो लपट होती है ना ऊपर जाके इधर आ रही है कि इधर आ रही है, उससे अब बता देते कि इस पर अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सोचो, ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिक है। होली के बाद मानसून की रूपरेखा बनना तय होता है। मानसून के लिए पानी संग्रहित होना इस पृथ्वी पर शुरू हो जाता है होली के बाद, मौसम बनना तैयार हो जाता है। तो होली के दिन जो हवा जो चलती है ना, वो हवा की खास डायरेक्शन डिसाइड कर देती है कि बरसात होगी कि नहीं होगी। पूर्वाई हवाई बरसात कराती है जो बंगाल की खाड़ी से आती है। हवा यदि पूर्व की दिशा से आ रही है
100% अपने साथ जलवाष्प लेके आ रही है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से आ रही है और वहाँ समुद्र है। और हवा यदि उत्तर से आ रही है तो वो बर्फीली ठंडी हवा है, शुष्क है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हवा कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, डिसाइड कर दी कि अकाल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वो हवा क्या करती है, उस लपट को, इधर से आ रही है तो लपट उधर ले जाएगी, उधर से आ रही लपट उधर ले जाएगी। तो लपट से आइडिया लग जाता है कि हवा किधर से किधर आ रही है, और उससे आइडिया लग जाता है कि यदि मान लो हवा आ रही है पूर्व से और लपट जाएगी फिर पश्चिम में, तो पश्चिम की तरफ लपट गई मतलब बरसात होगी, और कहीं और गई तो फिर खेल बिगड़ेगा। इतना इंटेलिजेंट दिमाग था। अपना जयपुर में जंतर मंतर नाम से एक जगह है, उसमें सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, ऐसे बहुत सारे उपकरण लग रहे हैं। फिक्स टाइम बता देते, कौन से ग्रह नक्षत्र कौन से लोकेशन में अकाल पड़ेगा, कि बीमारियां फैलेगी, युद्ध होंगे, सब कुछ उसमें पता चल जाता है। खगोल और हमारा ज्योतिष, ये दोनों कनेक्टेड है। हर 100 साल बाद सेम घटनाएं रिपीट होती है। कोरोना आया 2019 में, आया था ना, तो 1919 में प्लेग आया था। 1914 के आसपास विश्व युद्ध हुआ था फर्स्ट, और 2014 के आसपास ही बर्बादी हुई थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और अब आने दो 1930-39 दोबारा से वही ड्रामा हुआ। हर 100 साल बाद समय अपने आप को रिपीट करता है। निम्बस, इसके अतिरिक्त ऊंचाई के आधार पर बादलों को साइट्रस, मध्य, निम्न में भी बांटा जा सकता है। वर्षा, प्रेसिपिटेशन, जब संघनित जलकण इतने बड़े हो जाते हैं कि वायु ने रोक नहीं पाती, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरते हैं, इसे वर्षा कहते हैं। धन्यवाद मैडम। वर्षा, रेनफॉल, जब तापमान 0 डिग्री से सेल्सियस अधिक होता है, जल वाष्प रूप में गिरता है। हिमपात, जब जलवाष्प 0 कम होता है, क्रिस्टल के रूप में गिरता है। ओले, जब वर्षा की बूंदें ऊपर नीचे ठंडी वायु प्रदेश से गुजरते हुए बर्फ की गोलियों में बदल जाती है, ओले कहते हैं। स्लीट, जब वर्षा की बूंदें आंशिक रूप में जम जाती है, स्लीट कहलाती हैं। ओले बताऊं कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दो, ओले बनना सिखाता हूँ। आकाश में बादल बने, दे भाई ध्यान दे रहे, आकाश में बादल बने, और वो बादल जब पानी को रोकने की क्षमता से बाहर हो जाते हैं तो वो जल की बूंदें गिरती है नीचे। पानी ऊपर बादलों में से तो पानी की बूंदें गिरती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नीचे कोई परत ऐसी आ जाती है जो बहुत ठंडी होती है। जैसे ही वो जल की बूंदें उन परतों से गुजरेंगी तो वो जम जाएंगी। क्या जम जाएंगी? अरे अपने पैंट को पीछे से चेक करो, पीछे से चेक करो अपने पैंट को, किसकी गीली हो गई? क्यों? पिटाई से? पिटाई से क्या? चित्रांशु, अरे डिटो। खड़ा हो। स्लीट, वर्षा के प्रकार। खड़े हो जाओ सारे बच्चे, खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, इधर आ जाओ। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहन वर्षा, बैग नहीं लेके आना। कन्वेक्शनल रेन, जब धरातल के गर्म होने से वायु ऊपर उठती है, ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा होती है। ये सामान्य ग्रीष्म ऋतु और विशुद्ध रेती क्षेत्रों में होती है। मतलब गर्म वायु ऊपर जाके जमती है, उससे वर्षा होना। अरे आगे तो पढ़ो। यहाँ जाओ सारे। पर्वतीय वर्षा, जब नम वायु पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है तो ठंडी होकर वर्षा करती है। पवनाभू की ढाल पर अधिक वर्षा होती है, पवन विमुख ढाल पर कम वर्षा होती है। मतलब क्या हुआ, गर्म हवा जा रही है जलवाष्प वाली, बीच में कोई बड़ा सा डूंगर आ गया, उस डूंगर से टकरा के वहीं बरसात कर देगी।
चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेन। जब दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तो संघनन होकर वर्षा होती है। प्राय शीतोष्ण क्षेत्र में होती है, मतलब गर्म वायु ठंडी वायु मिलते ही बरसात। विश्व में वर्षा का वितरण। अरे कौन है चोर, हाथ खड़ा करे। दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भूमध्य रेखा के समीप अधिक वर्षा होती है। सर वो तो इधर दिखा रहे थे, देख लो पोटी नहीं करा आगे सुसुकी से। अरे तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि डिटो बीच वीडियो देख कर बोलो तो मूर्ख। मैं बोलो भूमध्य रेखा के समीप अधिक वर्षा होती है। हाँ ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्षा कम हो जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी होती है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक और आंतरिक भागों में कम होती है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में समुद्र में से लहर उठती हैं, उनमें से जलवाष्प बनता है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र विशुद्ध क्षेत्र और मानसूनी क्षेत्र। 200 से 100 से 200, 500 से 100 और 50 से कम शुष्क।